तो वेलकम टू हेल्थ क्लास। स्वागत है आपका आज की टॉपिक हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 और 6 के तो इतनी बार क्वेश्चन आए हैं इसमें कि आप इसको 100% कह रहा हूं कि इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तैयार कर लेना और उतने ही अच्छे तरीके से मैं आपको इसको समझा भी दूंगा और टॉपिक को पूरा आपके सामने प्रस्तुत या यूं कह लो प्रेजेंट कर दूंगा। आप बहुत अच्छे से टॉपिक इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स। तो हरित क्रांति में सबसे पहले हरित क्रांति का जनक, फाउंडर, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को बोला जाता है। याद रखना, हरित क्रांति का जनक, फाउंडर बोला जाता है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग और ये जर्मन साइंटिस्ट, एक जर्मन वैज्ञानिक थे। लेकिन जहां तक बात इसको हरित क्रांति को भारत में लाने की है तो भारत में इसे लाने का श्रेय, क्रेडिट दिया जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ये बहुत बड़ा नाम है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ही हरित क्रांति को भारत में लाए। इसीलिए इनके बड़े प्रयासों के कारण भारत में हरित क्रांति आई और भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर, फूड में सेल्फ डिपेंडेंट हुआ। इसीलिए इनके इस एफर्ट, प्रयास के बदले इनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया था। ये बात याद रखना, इनको राज्यसभा का सांसद भी बनाया गया था। ये बात याद रखना, ठीक है। तो भारत में लाने का श्रेय जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, लेकिन इसके फाउंडर हरित क्रांति के बोले जाएंगे जर्मन साइंटिस्ट नॉर्मन ई बोरलॉग ही बोले जाएंगे। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई। 1960 के डेकेड में, 1960 के डेकेड में हरित क्रांति की शुरुआत होती है। अब इसको आपको वैसे मोटा मोटा बता देता हूं। ये जो जर्मन वैज्ञानिक है ये मैक्सिको में अपनी पढ़ाई, एक शोध, एक रिसर्च कर रहे थे। तब इन्होंने एक ऐसे बीजों की खोज की जिससे उत्पादन, प्रोडक्शन 200 से 250 गुना बढ़ गया। अब वो कौन से बीज थे और हरित क्रांति का क्या मेन पहलू है, हम उसको जान लेते हैं। तो हरित क्रांति में सबसे बड़ी बात कि हरित क्रांति में हुआ क्या था। हरित क्रांति में HYV बीजों का आविष्कार और प्रयोग किया गया था। HYV बीजों का प्रयोग या इस्तेमाल किया गया था। इन बीजों की खोज जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने की थी। मैंने आपको बता दिया। तो अब ये बीज क्या थे, इनसे क्या प्रभाव पड़ा या क्या असर आया कृषि पर। इन्हें बोला जाता है उच्च उत्पादक बीज, हाई यील्डिंग सीड्स। इसकी फुल फॉर्म में कभी भी मत समझना कि भाई वी लग रहा है तो यहां सीड क्यों लग गया है। ये बीजों का टाइप, प्रकार था। इन्हें बोला गया HYV बीजों को उच्च उत्पादक बीज, हाई यील्डिंग सीड्स बोला गया। इनके प्रयोग से, HYV बीजों के प्रयोग से, सीड्स के प्रयोग से क्या हुआ, इनके प्रयोग से कृषि उत्पादन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, खास करके खाद्यान्न, फूड्स का प्रोडक्शन 200 से 250%, 200 to 250% तक बढ़ गया। गेहूं का उत्पादन, वीट का बोला जाता है 200% बढ़ गया। इस प्रकार चावल का और ज्यादा बढ़ गया। तो इन बीजों के प्रयोग से गेहूं का और चावल का, जो मुख्य खाद्यान्न फसल, मेन फूड क्रॉप्स हैं, तो जितनी भी खाद्यान्न फसलों में से मेन गेहूं चावल बोला जाता है। तो कृषि उत्पादन या यूं कह लो खाद्यान्न उत्पादन 200 से 250% बढ़ गया। अब हम चलते हैं हरित क्रांति के प्रमुख घटकों की तरफ कि इसमें क्या क्या कदम उठाए गए, क्या क्या मुख्य घटक इसमें थे। तो अब हम देख लेते हैं हरित क्रांति के मुख्य या मेन घटक या मेन कंपोनेंट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। कभी कभी वो इस क्वेश्चन को ट्रिकी करता है, घुमाता है कि हरित क्रांति के तहत क्या क्या कदम उत्पादन को बढ़ाने के लिए या प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या क्या स्टेप उठाए गए, या हरित क्रांति की क्या विशेषताएं रही, स्पेसिफिकेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स रहे। तो वो इसी में आ जाता है। कदम भी, घटक भी एक ही बात है। तो अब हम जल्दी से उनको देख लेते हैं। पहला, हरित क्रांति के तहत या अंडर सबसे पहला स्टेप क्या लिया गया, अधिक उपज या मोर प्रोडक्शन वाले बीजों या सीड्स का प्रयोग किया गया, जिन बीजों को बोला गया HYV, हाई यील्डिंग सीड्स, उच्च उत्पादक बीजों का प्रयोग
हरित क्रांति के तहत किया गया। तो ये पहला घटक है या पहला कदम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आता है सिंचाई, इरिगेशन के लिए नवीनतम या तरीके या यूं कह लो न्यू टेक्निक्स का इस्तेमाल या यूज किया गया। अब नई टेक्निक कौन सी? नहरें बनाई गई, कुओं से सिंचाई की गई, नलकूप, ट्यूबवेल, जैसे आपने गांव में देखा होगा ट्यूबवेल वगैरह लगाकर सिंचाई या इरिगेशन किया गया। सिंचाई के लिए नए नए तरीकों के इस्तेमाल के लिए सिंचाई के किसानों को प्रेरित या इंस्पायर किया गया कि वो अपने खेतों की नए नए तरीकों से सिंचाई करें। इससे क्या होगा? सिंचाई से अच्छी फसल हो गई। तो ये कंपोनेंट या यूं कह लो घटक भी हरित क्रांति का माना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फसलों का उचित मूल्य, फेयर प्राइस दिया गया उनको, उनकी फसल का या यूं कह लो क्रॉप का। अब देखो क्या होता है कि सरकार ने एक नीति बनाई कि हर फसल का न्यूनतम मूल्य या मिनिमम सपोर्ट प्राइस रख दिया। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखो कि सरकार ने अपनी तरफ से एक मूल्य या कीमत लगा दी फसल की कि इतने केजी पर, इतने 100 किलो पर इतने पैसे। अगर बाजार में किसान को उसकी फसल के नहीं मिलेंगे तो सरकार देगी। तो इससे क्या, किसान को सिक्योरिटी, सुरक्षा मिल गई कि भाई अगर उसकी फसल बाजार में नहीं बिकी तो वो सरकार को बेच देगा। तो सरकार ने ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखकर किसानों को सुरक्षा सपोर्ट किया और सुरक्षा के साथ साथ किसानों को प्रेरणा, इंस्पिरेशन मिली कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। अब ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या होगा? भले ही कोई बाजार में ना बिके लेकिन सरकार तो खरीदेगी। हालांकि अभी इस न्यूनतम समर्थन मूल्य को, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आपने देखा होगा सरकार ने वापस हटा दिया है, लेकिन ये अभी तक, अभी बिल बना है, अभी लागू हुआ है, लेकिन इससे पहले ये जब तक, इससे पहले तक ये न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को मिलता था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया हरित क्रांति के तहत। ये इसका घटक कह लो या इसके अंदर ये कदम कह लो। खाद्यान्न को, जो आपकी फूड ग्रेन्स है उनको स्टॉक करने के लिए, भंडारण करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनाए गए जिन्हें बोला जाता है भंडार गृह। गेहूं, चावल इत्यादि को स्टॉक करने के लिए बड़े बड़े गोदाम, भंडार गृह बनाए गए। बेसिकली या मूल तौर पर करना क्या चाह रहे थे कि कभी अगर बाई चांस कोई संकट आपदा आ भी जाए तो स्टॉक या भंडार किए गए खाद्यान्न से देश को खाद्यान्न उपलब्ध या अवेलेबल करा दिया जाए। तो इसके लिए बड़े बड़े भंडार गृह या यूं कह लो गोदाम, स्टॉक गृह, स्टॉक होम्स बनाए गए। बहुत बड़े बड़े भंडार गृह बनाए गए थे। जो लोग दिल्ली के हैं, जो स्टूडेंट, वो चाहे तो जब मायापुरी से धौला कुआं की तरफ निकले, वो राइट हैंड पर देख सकते हैं गुलाबी सिलेंडर टाइप की बिल्डिंग होती है जहां पर लिखा है FCI। FCI मतलब फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो वहां पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के गोदाम हैं। और भी देश में अन्य जगह पर बड़े बड़े गोदाम बनाए गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है उपज, या यूं कह लो कि जो फसल है, यील्ड, उसमें वृद्धि के लिए, इंक्रीजमेंट के लिए रासायनिक खाद, केमिकल खाद, रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग किया गया। अब सिर्फ प्रयोग ही नहीं किया गया, किसानों को इन्हें सस्ती दर पर उपलब्ध, अवेलेबल कराया गया। बेसिकली सरकार ने खाद पर, कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स पर, फर्टिलाइजर, उर्वरकों पर सब्सिडी दी, किसानों को सहायता दी आर्थिक, ताकि उनको सस्ती दर पर, चीप रेट पर ये सब चीज़ें मिले। इससे क्या हुआ? किसानों को सस्ता मिलने लगा और उन्होंने इनका इस्तेमाल, खाद, उर्वरक, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, जिससे फसल उत्पादन बढ़ा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जाता है सरकार का। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सस्ती दरों पर, चीप रेट्स पर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड, उपलब्ध कराई गई। देखो बिजली का रोल सबसे ज़्यादा है खेती में। ट्यूबवेल चलेगा बिजली से, बड़ी बड़ी मशीनें, ये थ्रेसर, ये सब चलेंगे किससे? बिजली से। तो बिजली अगर महंगी पड़ेगी तो किसान को फसल या यूं कह लो खेती करना, एग्रीकल्चर करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। तो किसानों को, जो लोग खेती में बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको सस्ती, चीप रेट पर बिजली, इलेक्ट्रिसिटी दी गई। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो है कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। देखो पहले गाँवों में जितने भी थे परंपरागत, पुराने, ओल्ड कृषि के उपकरण, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट और औजार, टूल्स का प्रयोग होता था,
जिनसे समय टाइम लगता था ज़्यादा और जो उत्पादन होता था वो होता था कम। लेकिन अब किसानों को मॉडर्न एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, आधुनिक कृषि उपकरण इक्विपमेंट्स और औजार टूल्स दिए गए और उनको प्रेरित या यूं कह लो इंस्पायर किया गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नए औजारों का, नई तकनीक का प्रयोग करें। अगर कोई बैल से हल जोत रहा है तो ट्रैक्टर से का इस्तेमाल करे और इस प्रकार से उनको नए से नए उपकरण, इक्विपमेंट और औजार टूल के प्रयोग के लिए प्रेरित किया गया या यूं कह लो नए औजारों का, इक्विपमेंट का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट आता है कृषि से संबंधित। देखो क्या है, किसान परंपरागत तरीके से खेत में फसल या यूं कह लो खेती कर रहा है, लेकिन अब आप ये समझो कौन सी फसल का कौन सा वक्त है, कौन सी फसल में कौन सा खाद, कौन से उर्वरक कितनी मात्रा में डाले जाएं, इसके लिए चाहिए होती है खेती से संबंधित रिसर्च, अनुसंधान। तो सरकार ने कृषि से संबंधित अनुसंधान के लिए वैज्ञानिक साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया कि वो नए से नई रिसर्च, अनुसंधान करके नई नई खोज या यूं कह लो आविष्कार करे और कृषि में उत्पादन बढ़ाए। और कृषि से संबंधित या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसका विस्तार भी किया गया कि आप अपने खेत में कौन सी फसल उगा सकते हैं, कौन सी फसल अच्छी होगी, सिंचाई का कौन सा तरीका अपनाकर अपने उत्पादन, प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रयास भी उठाए गए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, खाद्यान्न में कमी। देखो खाद्यान्न में कमी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि खाद्यान्न एक क्षेत्र या रीजन में हो रहा है लेकिन उसका वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन पूरे देश में नहीं है। तो जहां है वहां के लोगों को तो अवेलेबल है, खाद्यान्न खाने की चीजें मिल रही है, लेकिन विपणन मतलब मार्केटिंग और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ये बड़ी जरूरी थी। तो इस विपणन, मार्केटिंग के लिए और वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या चाहिए था? समुचित परिवहन व्यवस्था, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए था जिससे क्या हो, पूरे देश को वेल कनेक्टेड, अच्छी तरह से जोड़ा जाए। आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर को विकसित, डेवलप करने के लिए कदम उठाए गए। हर गांव को सड़क से जोड़ने की कोशिश की गई, रेल का विकास किया गया, सड़कों से जितने भी बड़े बड़े परिवहन मार्ग थे या यूं कह लो रूट थे उनको जोड़ने की कोशिश की गई। ये स्टेप किस लिए थे? ताकि पूरा देश जुड़ सके। अगर एक बार जुड़ गया तो हम खेती या यूं कह लो खाद्यान्न को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए भी कदम उठाए गए। तो ये थे हरित क्रांति के मुख्य घटक या मेन कंपोनेंट्स या वो कदम या स्टेप जो हरित क्रांति के तहत उत्पादन, प्रोडक्शन को बढ़ाने या इंक्रीज करने के लिए उठाए गए। अब बढ़ते हैं हम हरित क्रांति के परिणामों की तरफ। तो अब हम आते हैं हरित क्रांति के परिणामों पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इसको आपको इसी तरीके से करना है, पहले सकारात्मक परिणाम फिर नकारात्मक। तो जल्दी से हम पहले कर लेते हैं सकारात्मक परिणाम, जो पॉजिटिव रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस बोले जाते हैं। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई, जो फूड प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि अब हमने उच्च उत्पादक बीजों से खाद्यान्न फसलों को, फूड क्रॉप्स को लगभग 200 से 250 गुना तक उसका प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ गया था। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, खास करके विशेषकर गेहूं चावल की फसलों में, व्हीट एंड राइस की क्रॉप्स में बहुत ज्यादा वृद्धि, इंक्रीजमेंट हुआ। अब बढ़ते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ। तो दूसरा सकारात्मक या यूं कह लो पॉजिटिव परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस आता है ग्रामीण आय में वृद्धि हुई, इंक्रीज इन रूरल विलेज। देखो पहले क्या था कि भाई गांवों की तरफ बंदे ध्यान नहीं देते थे कि ये गांव में तो बोझ है, पैसा तो आ नहीं रहा, और गांवों के लोगों में गरीबी थी, गांवों में थोड़ी पॉवर्टी थी। इंडिया में गांव इतने ज्यादा समृद्ध या पैसे या आय, उनके इनकम ज्यादा नहीं थी। लेकिन हरित क्रांति आने के वजह से गांवों की आय, जो ग्रामीण आय, इनकम थी, उसमें बढ़ोतरी, वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि खाद्यान्न में अब गेहूं चावल ज्यादा है तो वो ज्यादा बेचने लगे और ज्यादा पैसे भी आने लगे। तो इससे गांवों में जो गरीबी थी वो भी दूर हो गई और गांवों की जो आय, इनकम थी उसमें भी वृद्धि, इंक्रीज हुआ। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पॉइंट की तरफ। तो हरित क्रांति का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट सकारात्मक या पॉजिटिव परिणाम बोला जाता है, उसको ध्यान से समझना।
देखो, भारत को पहले खाद्यान्न का आयात करना पड़ता था, फूड ग्रेन को इंपोर्ट करना पड़ता था, बाहर से खरीदना पड़ता था। यह हालत थी इंडिया की। तो हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ? खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंसी आई। अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि भारत के ऊपर जो विदेशी मुद्रा भंडार का जो दबाव था वो कम हो गया। जो प्रेशर था विदेशी मुद्रा भंडार पर कि भैया विदेशी मुद्रा भंडार का काफी हिस्सा, काफी पार्ट हमें खर्च करना है, स्पेंड करना है किसको? खाद्यान्न, फूड ग्रेन को खरीदने, आयात करने के लिए। तो वो प्रेशर था, कम हो गया। वो दबाव विदेशी मुद्रा भंडार पर कम हो गया क्योंकि अब हमें खाद्यान्न खरीदना नहीं था, खाद्यान्न में हम आत्मनिर्भर थे। जो विदेशी मुद्रा पहले आयात पर खर्च होती थी, अब जो विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी हम पहले आयात, इंपोर्ट पर लगाते थे, किस चीज के? खाद्यान्न पर, खाद्यान्न खरीदने पे, फूड ग्रेन को खरीदने, आयात इंपोर्ट पर जो पैसा विदेशी मुद्रा, फॉरेन करेंसी लगाते थे, उसमें क्या हो गई? बचत हो गई, वो बच गया। और अब हम उस बचत को, जो पैसा हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, या यूं कह लो पैसा बच गया, जो हमारा रिजर्व, हमारा जो फॉरेन करेंसी रिजर्व बच गया, अब उस सेविंग को हम किस पे लगा सकते थे? दूसरे विकास कार्यों पर, अन्य डेवलपमेंट वर्क पर खर्च कर सकते थे। इससे दूसरे विकास कार्यों को भी तेजी मिल गई क्योंकि खाद्यान्न में हम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो गए थे। तो ये इसका तीसरा और बहुत मेजर पॉइंट है। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है चौथा, कि आम जीवन में जो कॉमन लाइफ था वो उस वक्त बहुत संकट आ गया था, भूखमरी, अकाल। तो जो आम जीवन कॉमन लाइफ था उसमें खुशहाली आई, प्रोस्पेरिटी आई, लोगों को खाने को मिलने लगा, आराम से जीवन चलने लगा। क्यों? क्योंकि अब उनके पास खाने को था, रोजगार भी मिलने लगे थे। तो इससे आम जीवन में, कॉमन लाइफ में खुशहाली आई, समृद्धि आई, प्रोस्पेरिटी आई। ठीक है। चारों तरफ गांवों में जो कभी कहते हैं खेत दिखते नहीं थे, फसलें अच्छी होती नहीं थी, तो चारों तरफ हरियाली दिखने लगी, ग्रीनरी दिखने लगी, लह लहराते, यूं कह लो लहराते हुए, लहलहाते हुए खेत, वेविंग फील्ड्स जो होते हैं, वेविंग क्रॉप्स कह लो, वेविंग फील्ड स्टार्ट अपीयरिंग, लहराते खेत हर तरफ, चारों तरफ। जब भी गाँव में देखते तो चारों तरफ लहराते हुए खेत दिखने लगे। तो ये बहुत बड़ा एक सकारात्मक या पॉजिटिव पॉइंट बोला जाता है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा सकारात्मक परिणामों में, किसानों के जीवन में सुधार हुआ। देखो, किसान का जीवन गाँव में बहुत कष्टदायी था। किसान 6-6 महीने फसल पर बैठा रहता था और उस बेचारे को खाने को भी नहीं मिल पाता था, इतना बुरा हाल आ गया था। तो ये जो सर्कमस्टांसिस सिचुएशन थी ये बदल गई। किसानों के जीवन में सुधार हुआ, इंप्रूवमेंट इन फार्मर्स लाइफ। और इस वजह से अब किसानों को, जो पहले किसानी खेती छोड़कर किसी उद्योग में या इंडस्ट्री में मजदूरी करना चाहते थे, अब वो उन्होंने इसको छोड़कर देखा, हाँ भी किसानों के आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में वृद्धि हुई, इंप्रूवमेंट हुआ, वृद्धि हुई, इंक्रीज हुआ कि नहीं भाई किसानी भी अच्छी चीज़ है, हम खेती करेंगे, अच्छा और प्रोडक्शन उत्पादन करेंगे और अपना जीवन खुशहाली से या यूं कह लो कि प्रोस्पेरिटी से जी सकते हैं। तो उनके जीवन में, उनकी लाइफ में भी इंप्रूव हुआ, सुधार हुआ और उनके आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी बढ़ोतरी, इंक्रीजमेंट हुई। तो ये इसका है 5वां पॉजिटिव पॉइंट। अब बढ़ते हैं छठे की ओर। तो नेक्स्ट छठा पॉइंट जो इसके पॉजिटिव या सकारात्मक परिणामों में आता है वो क्या है? कृषि का व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन हुआ, जिससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में वृद्धि या इंक्रीज हुआ। देखो, अभी तक खेती, कृषि, एग्रीकल्चर किया जाता था सिर्फ इसलिए कि अपना पेट भर सके, बस। इससे आगे बेचकर फायदा कमाना ऐसा कुछ सोचा नहीं जाता था। लेकिन उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ कि अब कृषि का सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ अपने अपने परिवार का पेट पालना है, अब उसका व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन हुआ कि अब तो दुनिया को बेचना है, प्रोडक्शन, उत्पादन ज्यादा करके ज्यादा से ज्यादा उत्पादन को मंडी में, बाजार में बेचकर पैसा कमाना है। तो जो कृषि सिर्फ अपना घर चलाने के या कह लो होममेड, सेल्फ होम के लिए थी, घरेलू यूज, होम यूज के लिए थी, वो खेती, कृषि अब कमर्शियलाइज, व्यवसायीकरण हो गया। अब उसको बेचकर फायदा कमाने की एक नई शुरुआत हुई, न्यू स्टार्टिंग हुई। इससे क्या हुआ? रोजगार, क्योंकि भाई अब व्यवसायीकरण, कमर्शियलाइजेशन हुआ तो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है। तो इससे क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा लोग कृषि में लगकर पैसा कमाने की सोचने लगे। इससे क्या हुआ? कृषि की वजह से जो व्यवसायीकरण हुआ, कमर्शियलाइजेशन, इससे रोजगार, एम्प्लॉयमेंट में भी वृद्धि, इंक्रीज
हुआ। तो ये इसका छठा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सकारात्मक परिणामों में। अब बढ़ते हैं हम नेगेटिव नकारात्मक परिणामों की तरफ कि हरित क्रांति से नकारात्मक क्या परिणाम, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या आए। तो इसका पहला नकारात्मक नेगेटिव पॉइंट आता है कि हरित क्रांति का, इसका मतलब हरित क्रांति का लाभ, बेनिफिट सिर्फ बड़े और मध्यम वर्ग के किसान, बिग एंड मीडियम क्लास फार्मर्स को हुआ। छोटे स्मॉल और भूमिहीन किसान जो लैंडलेस एग्रीकल्चर या फार्मर थे उनको नहीं हुआ। अब इसको मतलब समझो, देखो प्रोडक्शन तो बढ़ गया लेकिन जिसके पास जमीन का छोटा टुकड़ा है उसका प्रोडक्शन उत्पादन इतना नहीं बढ़ा क्योंकि उसके पास जमीन का छोटा टुकड़ा था, तो उसको इतना लाभ नहीं मिला कि वो खुद बहुत बड़े लेवल पर या यूं बड़े स्तर पर कह सके कि भाई मेरे को बहुत ज्यादा पैसे आ गए, लाभ हो गया। तो इसका लाभ तो हुआ लेकिन उनको ज्यादा हुआ जिनके पास बड़े पैमाने पर, बड़ी मात्रा पर, बिग लेवल पर, मास लेवल पर जमीन या लैंड थी एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। उनको तो बहुत फायदा मिल गया क्योंकि बड़ी जमीन थी, बड़ा उत्पादन और ज्यादा पैसा आने लगा। लेकिन छोटे किसान और जो भूमिहीन किसान थे वो मजदूरी बनकर रह गए थे। अब भले ही रोजगार बढ़ गया था लेकिन कोई भी भूमिहीन किसान को एक लैंडलेस मजदूर बना लेगा, लेकिन मजदूरी ज्यादा क्यों देगा, वो तो अपने ज्यादा बचाएगा। इससे भले ही फायदा हुआ लेकिन ज्यादा फायदा और ज्यादा से ज्यादा फायदा हुआ बड़े और मध्यम वर्ग के किसान थे जिनकी जमीन ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा फायदा बना गए इससे। लेकिन लैंडलेस, भूमिहीन और छोटे किसानों को फायदा इतना नहीं हुआ, इनका लाभ नहीं हुआ। तो ये आता है इसका पहला नेगेटिव नकारात्मक पॉइंट। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। तो दूसरा नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम आया कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ गई। जिस तरह शहरों में अमीर और मजदूर या यूं कह लो उद्योगपति, पूंजीपति और मजदूर थे, अब गांवों में भी दो प्रकार की क्लास हो गई, वर्ग हो गए। एक वो किसान जिनको इसका लाभ मिल रहा था, बड़े मध्यम वर्ग के किसान, और एक भूमिहीन छोटे किसान। तो गांवों में भी अमीर गरीब दो वर्ग बन गए, अमीर किसान, गरीब किसान। और इससे गांवों में भी अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी, जो गैप था, वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। इसके बहुत बड़ा नकारात्मक परिणाम था क्योंकि गांवों में अभी तक किसान सबको लगता था एक जैसे से जीवन जीते हैं, लेकिन इससे बड़े मध्यम वर्ग के किसानों का जीवन अमीर जैसा हो गया, छोटे भूमिहीन किसानों का गरीब जैसा हो गया। तो वहां पर भी थोड़ी जमीन ज्यादा रखने वाले अमीर जीवन हो गया, अमीर हो गया, उनके छोटे और गरीब किसानों के बीच का अंतर बढ़ गया, वो अमीर गरीब का खाई बढ़ गई। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तो तीसरा नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम जो बहुत ज्यादा मतलब मुख्य या मेन माना जाता है वो था कि हरित क्रांति से फायदा तो हुआ लेकिन कुछ राज्यों को हुआ। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीन वो राज्य थे जिसको सबसे ज्यादा, याद रखना ये नाम, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये तीन स्टेट या राज्य ऐसे थे जिनको सबसे ज्यादा बेनिफिट या लाभ हुआ। अब इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्षेत्रीय असंतुलन, जो रीजनल इनबैलेंस है वो भी बढ़ गया। एक क्षेत्र भारत का ज्यादा विकास कर गया, दूसरा पिछड़ गया, तो इसे क्या बोला जाता है? रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन। तो हरित क्रांति की वजह से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ गया, रीजनल इम्बैलेंस इंक्रीज हो गया। एक तरफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य थे, स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य थे जो विकास की दौड़ में, डेवलपमेंट की रेस में आगे निकल गए, आगे लीड कर गए। लेकिन बाकी जो अन्य राज्य थे, अन्य राज्य एग्जाम्पल भी दे सकते हो, उदाहरण के तौर पर बिहार, जैसे बिहार, लाइक बिहार आदि राज्य, एक्स्ट्रा राज्य, स्टेट्स, वो विकास की दौड़ में पिछड़ गए, पीछे रह गए। तो इस वजह से कि कुछ राज्य बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए, प्रोस्पेरिटी आ गई, कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा विकास, डेवलपमेंट हो गया, कुछ राज्य बहुत ज्यादा अमीर हो गए, लेकिन कुछ राज्यों को इसका लाभ, बेनिफिट नहीं मिला, वो पिछड़ गए, बैकवर्ड में रह गए। और इस प्रकार कुछ राज्य, स्टेट अमीर, समृद्ध हो गए, कुछ गरीब हो गए। तो इससे क्षेत्रीय असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट इसका बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हम चौथे पॉइंट की तरफ। तो चौथा पॉइंट इसमें आता है जो कि आपको बड़े आराम से समझ लेना है कि ठीक है हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन होता है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा जो असर, प्रभाव आया है, वो इफेक्ट आया सिर्फ गेहूं और चावल तक ही सीमित होकर रह गया।
हरित क्रांति का मतलब सिर्फ ये था कि गेहूं और चावल के उत्पादन में, व्हीट एंड राइस के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है मान लिया, लेकिन फसलें तो और भी थी, कपास, गन्ना, ये सब कहां गया? क्योंकि कुछ किसान, मान लिया किसी के पास अच्छे संसाधन है, बड़ी भूमि है, लेकिन कुछ किसान ऐसे थे जहां गेहूं नहीं उगता। महाराष्ट्र की साइड में ज्यादा गेहूं से ज्यादा आप सोच कपास हो सकता है, कई जगह पर गन्ना ज्यादा उग रहा है, लेकिन गन्ने के अंदर ज्यादा क्रांति या रेवोल्यूशन नहीं आया उत्पादन में। तो ऐसे में गेहूं और चावल तक ही हरित क्रांति सीमित रह गई। ये इसका चौथा नेगेटिव या नकारात्मक परिणाम बोला जाता है, जबकि अन्य फसलों में भी वृद्धि या इंक्रीज होना चाहिए था, उनके उत्पादन में बढ़ोतरी की तरफ ध्यान दिया जाना भी आवश्यक था। तो हरित क्रांति की चौथी बड़ी या कमी क्या थी कि यह गेहूं चावल तक ही सीमित होकर रह गई, व्हीट एंड राइस तक ही लिमिटेड होकर रह गई। अब बढ़ते हैं पांचवें नेगेटिव पॉइंट की तरफ। तो पांचवा और ये भी बहुत मेन या मुख्य नकारात्मक परिणाम बोला जाता है। देखो, हरित क्रांति की वजह से बड़े किसान और मध्यम किसानों को उत्पादन बढ़ गया। मतलब गांवों में अब दो प्रकार के किसान हो गए, अमीर किसान, गरीब किसान। तो जो वामपंथी थे, लेफ्टिस्ट थे, वामपंथी जो साम्यवादी विचारधारा के समर्थक होते हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा आइडियोलॉजी के समर्थक होते हैं, वामपंथियों ने, लेफ्टिस्ट ने इसका मौके का पूरा फायदा, इस पूरे अपॉर्चुनिटी का फायदा, या यूं कह लो कि वामपंथियों ने देखकर कि अमीर किसान गरीब किसान दो बढ़ गए, तो वामपंथियों ने गांवों में जो गरीब किसान और मजदूर थे, पुअर फार्मर्स, गरीब किसान, लैंडलेस, भूमिहीन किसान, लैंडलेस फार्मर, और लेबर, मजदूरों को अपने साथ इकट्ठा करके उनको भड़काया, मजदूरों को भड़काना शुरू कर दिया, भूमिहीन किसानों को भड़काना, प्रोवोक करना शुरू कर दिया, भड़काना या प्रोवोक करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? भूस्वामियों के खिलाफ, लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया कि ये जमींदार तो मौज ले रहे हैं, जमींदारों पास ज्यादा पैसा है और तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। तो वामपंथी कम्युनिस्ट ने इस हरित क्रांति की वजह से एक हिंसक आंदोलन को जन्म दे दिया। किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ। किसको इकट्ठा कर लिया? मजदूरों को और गरीब किसानों को और भूमिहीन किसानों को। तो ये ऐसा दौर था जब भारत में जमींदारों के खिलाफ एक हिंसक आंदोलन शुरू हो गया, और इस हिंसक वायलेंट आंदोलन या मूवमेंट को चलाया किसने? कम्युनिस्ट, लेफ्टिस्ट, साम्यवादी विचारधारा, या यूं कह लो वामपंथी। वामपंथी शब्द लिखना हमेशा। वामपंथियों ने इस मौके का फायदा उठाते हुए, यूं कह लो वामपंथियों ने गरीबों, किसानों को, मजदूरों को इकट्ठा करके भूस्वामियों, लैंडलॉर्ड के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया, और ये आंदोलन हिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन का नाम भी आपने सुना हो, नक्सलवादी आंदोलन। ये जो नक्सलवाद, नक्सलाइज्ड बोले जाते हैं, वो इसी दौर में, इसी एरा में स्टार्ट होता है। तो ये एक इसका पांचवा नेगेटिव पॉइंट बोला जाता है। अब बढ़ते हैं हम छठे पॉइंट की तरफ। तो इसमें नकारात्मक या कह लो नेगेटिव पॉइंट में छठा 6 पॉइंट आता है, सिंचित क्षेत्र तक सीमित, लिमिटेड टू इरिगेटेड एरिया। देखो, सिंचाई के लिए जहां नहर, तालाब या नलकूप या ट्यूबवेल थे, वहां तो हरित क्रांति का लाभ मिल गया, पर ऐसे भी क्षेत्र या एरिया थे जहां ज्यादा सिंचाई, इरिगेशन की सुविधा, फैसिलिटी नहीं थी, तो वहां हरित क्रांति का लाभ नहीं हुआ। इसका परिणाम क्या निकलता है कि वो अपने आप ही एरिया पिछड़ गया जहां सिंचाई नहीं है। जहां सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन की फैसिलिटी कम है, हो सकता है कोई बारिश के ऊपर, सिर्फ मानसून या रेन के ऊपर डिपेंड करता हो, वहां इसका लाभ ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश के हिसाब से वो मिलेगा लाभ। कोई कुएं से करता हो, कोई हो सकता है कि अदर किसी रिसोर्सेज पे उसकी ज़्यादा, अन्य संसाधन पर कोई किसके पास उपलब्धता या यूं कह लो कि अवेलेबिलिटी नहीं है, तो क्या करें? तो हरित क्रांति का लाभ उन क्षेत्रों को या उस जगह पे ज़्यादा मिलता है जहाँ सिंचित क्षेत्र था, इरिगेशन अच्छा था, इरिगेशन फैसिलिटी, सिंचाई की अच्छी सुविधा मौजूद थी, तो वहां तक ही सीमित होकर रह गया। इसलिए इस पॉइंट को भी इसका छठा नकारात्मक या 6 नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट बोला जाता है। मैंने आपको 6 दोनों में कराए हैं। अगर आपसे 4 पूछे तो जो मैंने हमेशा किसी ना किसी दोनों जगह, पॉजिटिव नेगेटिव में, नकारात्मक सकारात्मक में कुछ ना कुछ मुख्य मेन बताया, उनका इस्तेमाल आप ज़रूर करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जल्दी मिलेंगे हम अगली वीडियो में। मैं हूं विक्रांत, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस 90+ मार्क्स।